और सीधे लेके चलते हैं आपको। इस वक्त आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें क्योंकि बिहार से आप ऑफिसर बुलाते हैं, चुनाव लड़ने के ऊपर चर्चा होती है, सार्वजनिक मीटिंग होती है, तो फिर फर्क क्या रहा आपने और अदर पार्टी में जो टीम का नाम किया? नहीं, अगर हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारियों को लाते हैं तो इससे चुनाव की राजनीति का कहाँ लेना देना है। अलग अलग राज्यों के अंदर जो कर्मचारी हैं, वहाँ जो अच्छे अधिकारी हैं उनको राज्य सरकारें बुलाती हैं। ये कोई पहला राज्य थोड़ी है। गुजरात में भी दूसरे राज्यों के अधिकारी जाते हैं, बिहार में भी दूसरे राज्यों के अधिकारी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं। अगर इतना सामान्य ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है तो उनकी दिमागी सोच पे मुझे अफसोस है। अभी गैमलिन के मामले को लेके इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया गया जैसे मालूम पड़ रहा था कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई तलवार चलाने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है। अपने खुद के मैनिफेस्टो में जो बात उन्होंने लिखी है, और कल मैंने उसको दिखाया भी था, 2015 के विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि डीएसआईडीसी के अंदर इंडस्ट्रियल जो ज़मीनें हैं उसको वो फ्री होल्ड कराएंगे। तो जो बात बीजेपी वालों का क्या है, दिल्ली में जब से सरकार बनी है 67 विधायक आम आदमी पार्टी के आए हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो रोजाना कुछ अनाप शनाप बकते रहना है, उनको कुछ ना कुछ फर्जी आरोप लगाते रहना है। उनको इस काम में रुचि है, उनको करते रहने दीजिए। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमको भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश के किसी भी हिस्से के अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, हम उनको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। संजीव चतुर्वेदी को हमने मांगा, आज तक क्यों नहीं दिया? केंद्र भाजपाइयों से पूछिए कि संजीव चतुर्वेदी जी को हम लोगों ने मांगा था, उसको आज तक क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है उनके पास। एक ईमानदार अधिकारी जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, उसका उत्पीड़न करते हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं। उसने कुछ हाईकोर्ट में बिहार से क्यों, बिहार की कोई एक्सपर्टीज है भ्रष्टाचार से लड़ने का? आपने सिर्फ बिहार से क्यों मंगाया? तमाम राज्य में है। आपको फिर जानकारी दें ना, हमारे पास उत्तर प्रदेश से भी अधिकारी हैं, हमारे पास बिहार से भी हम मंगा रहे हैं, हमारे पास दूसरे हरियाणा से हमने संजीव चतुर्वेदी मांगा जिसको दिया नहीं। क्या मतलब बिहार से अधिकारी मांगना कोई भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि बड़ा कोई अपराध है? ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर तो कह रहा हूं कि उनको जानकारी का अभाव है। उसकी जानकारी बाकायदा है। जब जिसकी गिरफ्तारी हुई है हमने मीडिया को बताया, उसकी प्रेस रिलीज जारी की है। अब भाजपाइयों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती, क्या किया जाए? अरे एक बात समझो, आप देखो, एक बात समझो, जिन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन पे मुकदमे लिखे गए हैं, वो सब हम लोगों ने सार्वजनिक किया। और जानकारी चाहेंगे और दे दी जाएगी। मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूँ, बीजेपी को ये सब सवाल करने का अधिकार नहीं है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए, जिस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर दिलीप सिंह जूदेव कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए और कहे पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुका हो, जेल में रह चुका हो, गुजरात से दरबदर कर दिया गया, उस पार्टी को ये सब सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। ये सवाल वो पूछे जो ईमानदारी की बात करता। आज दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत ना हो, ये पूरी तैयारी आज पूरी केंद्र सरकार लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों डरते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो से? आने दीजिए अफसर, ईमानदार अफसर को लाने दीजिए, कहीं से भी आने दीजिए। डर किस बात का है? डर इस बात का है क्योंकि इनको डर है कहीं ऐसा ना हो फिर इनके कुछ लोग कैमरे पर पकड़े ना जाए। डर की बात कही कि लोग डर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि आप संजू जी का जवाब देने में क्यों डर रहे हैं? संजू जी मुकेश को जानते हैं कि आप भी डर रहे हैं। मुझे मालूम है ओम प्रकाश जी, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं और मैं तो आपकी बात दोहरा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देश के वित्त मंत्री जी हम लोग बैठे हुए हैं, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सवाल चुनाव के पहले ही उठाया गया और उसके नहीं चलो ओम प्रकाश जी, अरे एक सवाल पूछ लिया ओपी भाई। हाँ जवाब दे। नेक्स्ट या Governor, in case of difference of opinion, Lieutenant Governor has to refer it to the Council Minister
एक मिनट, आपके पास शायद जानकारी नहीं है। जो आर्टिकल 239 AA4 क्लियरली कहता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर के बीच में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में अगर किसी तरीके का डिफरेंस है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, कोई अर्जेंसी क्लॉज अगर उसमें होती है तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मंत्री महोदय को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 49, 50, 51, 52 बहुत क्लियर है इस पूरे मसले के अंदर, बहुत क्लैरिटी है उसमें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है तो प्रेसिडेंट के पास भेजिए, हम क्या मना कर रहे हैं? हम तो मना ही नहीं कर रहे। नहीं, दैट वो उनके परव्यू में ही नहीं है, दैट इज नॉट इन देयर परव्यू। हम खा उसमें नहीं, उनके परव्यू में ही नहीं है। चलो, थैंक यू। तो सीधे सीधे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एसीबी से डर गई है केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी का ये कहना है। एसीबी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलजी के पद का मजाक होने से बचाया जाए, ये कहना है। यानी जिस तरीके से दोनों के बीच में टकरार है एलजी और आम आदमी पार्टी में, और उसमें बीच में एसीबी का जो रोल है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको लेकर बाकायदा हाईकोर्ट ने कुछ कहा और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और इसमें कई आरोप बीजेपी के ऊपर, हालांकि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे लब्बो लुबाब यह है कि एसीबी की जो रोल है, एसीबी की जो भूमिका है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र को घेरते हुए। जब हम लाने के लिए विधानसभा के अंदर गए तो बीजेपी कांग्रेस दोनों एक साथ सदन में पहुंच गए और पास नहीं करने दिया। इस बार एंटी करप्शन ब्यूरो को बनने नहीं देना, उसको मजबूत नहीं होने देना चाहते। तो इससे साफ है कि आज केंद्र की बीजेपी की सरकार के अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत हुआ तो उनके कई लोग सलाखों के पीछे हो सकते हैं, इसलिए उसको मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विनतीपूर्वक, विनम्रतापूर्वक उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को एक मजाक में तब्दील होने से बचाएं, दिल्ली के लिए बेहतर है। और संविधान का पालन करें, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का पालन करें, संविधान की मर्यादा का ख्याल रखें, विधानसभा की मर्यादा का ख्याल रखें, ये इसी में बेहतरी है। हाँ, ओम प्रकाश जी। और एक ब्रेक का आप देखते रहिए आज तक। दरअसल हजारीबाग के कोर्ट परिसर में एक गैंगस्टर की पेशी के दौरान कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने उस पर हमला किया। बाइक सवारों ने AK-47 राइफलों से फायरिंग की और बम फेंके। इसके बाद वे फरार हो गए। पेशी के लिए लाए गए 2 अन्य कैदियों की गोली लगने से तत्काल मौत हो गई, जबकि गैंगस्टर की मौत इलाज के लिए हजारीबाग से रांची ले जाने के दौरान हुई है। एक हवलदार, एक क्लर्क और एक वकील जख्मी हो गए हैं। हमले के दौरान मारे गए कैदियों की पहचान रियाज खान और कलाम के तौर पर हुई है। घायल हुए हवलदार ने हमलावरों से मोर्चा लिया था, इसी क्रम में उनके पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने मौके से एक AK-47 राइफल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कोर्ट परिसर में हमलावरों द्वारा 30 राउंड फायरिंग की गई है। धर्मवीर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। धर्मवीर, पूरी खबर बताएं और क्या क्या हुआ है, और अभी इसमें क्या हमलावर पकड़े गए हैं, नाकेबंदी कर दी गई है, और ये कैसे संभव है? तो हैरान करने वाली खबर। जाहिर तौर पर ये हैरान करने वाली खबर है, किस तरह मनोबल हाई है इस जगह पर अपराधियों का। मुझे आपको बता दें कि जो सुशील श्रीवास्तव है, इस इलाके में जो हजारीबाग का जो कोलेरी इलाका है, पतरातू हुकुमदा दरगाह का नाम, इस इलाके में इसकी रंगदारी चलती थी। एक बड़ा गैंगस्टर के रूप में ये उभरा था। 2010 में ये भोला पांडे का एक शूटर हुआ करता था। उसका भोला पांडे की हत्या के बाद जिस तरह आरोप है कि भोला पांडे, उसके भतीजा और जो किशोर पांडे है, उसकी जो हत्या हुई थी उसमें इसका हाथ था। तो ये दोनों के बीच दुश्मनी थी और कोयले के वर्चस्व को लेकर के, कोयले कारोबार में वर्चस्व को लेकर दोनों गिरोह के बीच लड़ाई चल रही थी। और आज सवेरे जब 10:30 बजे ये जब कोर्ट परिसर में लाया जा रहा था तो हाथ लगाकर अपराधियों ने हमला बोला और AK-47 से हमला किया। इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, इसमें मौके पर 2 की मौत हुई, बाद में इसके इलाज की क्रम में इसकी मौत हो गई। नहीं, लेकिन जो आप बता रहे हैं उससे तो एक है कि वहां पे जो अपराधी हैं उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं और पुलिस से बेखौफ हैं वो।
जाहिर तौर पर ये पूरा इलाका, आपको बता दें कि जो ये इलाका है कुलियरी है और हजारीबाग का कुलियरी इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े जो गिरोह है वो सक्रिय है। इसके अलावा नक्सलियों का इस इलाके में वर्चस्व है। तो इन लोगों के पास गोला बारूद की कमी नहीं है और जिस तरह से हाल के दिनों में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है उसका इस लोगों ने फायदा उठाया। आज कोर्ट परिसर में हमला बोला। जी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो लोग भाग रहे थे यहाँ पे, क्या स्थिति हुई गोली चलने के बाद? यहाँ पे आतंक के साए में जी रहे थे, सबको लग रहा था कि हमें को गोली लगने वाली है। सब इधर उधर अफरा-तफरी एकदम। आप लोग यहाँ वकालत करते हैं, वकील हैं यहाँ पर, दिन रात आते हैं। यह गोली AK-47 से चलाया जाना कितना घातक है कोर्ट परिसर में? बहुत घातक है। हम लोग सब आतंक के साए में जी रहे हैं। प्रशासन एकदम छुप है। सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ दो बेगुनाह की मृत्यु हो गई है। पहले भी यहाँ पर गोलीबारी हुई है, हत्याएं हुई हैं, क्या लगता है आपको? हाजत में सुरक्षित है, असुरक्षित हो चुका है पूरा हजारीबाग। इसके पहले भी यहाँ का चारदीवारी ऊंचा करने को लेकर कई बार अखबारों में लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब आप लोग बार एसोसिएशन में है, आप लोग क्या मांग करेंगे? हम लोग यहाँ सुरक्षा और मुस्तैद करने के लिए डिमांड करेंगे। कितने बजे गोली चली? 11 बजे। नीचे रखे नीचे रखे